हेलो बच्चों, क्लास 10th की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसका ये पहला पार्ट होने वाला है और इस वाले पार्ट में हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय का मतलब ये होगा कि इस पार्ट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी विधियां जाननी होंगी या कौन कौन से फॉर्मूले जानने होंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्राफीय विधि से किस प्रकार से समीकरण को सॉल्व किया जाता है, वैसे ही विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस प्रकार से हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के 8 पार्ट होने वाले हैं, मतलब इसमें 8 वीडियो बनेंगी। जैसे पहला पार्ट परिचय वाली वीडियो होगी, उसके बाद दूसरी वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर करेंगे। वैसे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हैं और इन सब की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे रैखिक समीकरण की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे जाकर आप किसी भी प्रश्नावली का कोई सा भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे पार्ट का नाम ही आपको दिख रहा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो, इसमें एक शब्द लिखा गया है रैखिक, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रैखिक बहुपद होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहीं पे 2x+1 लिखता हूँ तो इसको हम रैखिक बहुपद कह सकते हैं। रैखिक का मतलब होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो x है वो एक चरपद है, इसकी सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 आपको दिख रही है, तो इसको मैं रैखिक बहुपद बोल सकता हूँ। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण के बारे में बात करनी है, तो ये जो रैखिक बहुपद है अगर मैं इसको 0 के बराबर लिख दूँ तो ये अब एक रैखिक समीकरण बन गई। मतलब केवल अगर हम इतना लिखते हैं तो ये रैखिक बहुपद है, और बराबर में हम 0 अगर कर देते हैं तो ये एक रैखिक समीकरण बन गई। समीकरण का सिंपल सा आपको ये मतलब समझना है कि जहाँ पे भी जिस भी इक्वेशन में बराबर का यूज़ होता है उसको हम समीकरण बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो बराबर का यूज़ हो गया तो इसको मैं समीकरण बोल सकता हूँ। ठीक, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। आगे इसमें दिया है दो चर। अब देखो, चर क्या होता है? चर भी आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम चर कहते हैं। जैसे x एक चर है, y एक चर है, z एक चर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो कितने चर हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने 2x+1। तो यहाँ पे केवल अभी एक ही चर है। हमें कितने चर चाहिए? हमें 2 चर चाहिए। तो इसके बदले में यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 2x+3y+1 बराबर होगा 0। तो अब देखो, इसमें कितने चर हो गए? 2 चर हो गए। एक यहाँ पे x है, दूसरा y है। अब देखो, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ, जनरल फॉर्म का मतलब देखो हर जगह पे x के साथ में 2 तो नहीं होगा, कभी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, इसको मैं a मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा a और साथ में x प्लस, इसके बदले देखो यहाँ पे भी हमेशा 3 नहीं होगा, कोई दूसरा नंबर होगा, तो इसको मैं b मान लेता हूँ, b और y। और प्लस यहाँ पे हमेशा 1 नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको मैं c मान लेता हूँ, बराबर ये हो जाएगा 0। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। जनरल फॉर्म होने का मतलब ये है कि इसके द्वारा हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब कोई भी चीज़ें कितनी बार आती हैं? 2 बार, मतलब 2 आपस में आती हैं तो उनको जोड़ा बोलते हैं ना, युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें करनी है। देखो, एक बार हमने ये लिख दिया, एक बार दोबारा इसको लिख दो, तो यहाँ पे मैं वही चीज़ लिख दी। तो अब देखो, ये एक युग्म बन गया। अब देखो, मुझे दोनों सेम दिख रहे हैं, तो एक काम कर दो, यहाँ पे नंबरिंग करना शुरू कर दो। जैसे अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब ये A1 हो गया, अब ये A, इसको 2 लिख दो। ये B1 है, ये B2 हो जाएगा, ये C1 है, ये C2 हो जाएगा। अब जाके ये पूरा हमारा ये बन गया कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। तो इसका मतलब अगर कहीं पे आप इस प्रकार से देखो तो ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कोई यही चीज़ लिखी गई है जो यहाँ पे आपको दिख रही हुई है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि अगर कहीं पर इस प्रकार की फॉर्म आप देखो तो मतलब वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। अब देखो, इनको हल कैसे किया जाता है? इनको हल करने की विधियाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इनको हल करने की टोटल 4 विधियाँ होती हैं। सबसे पहला आता है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ के द्वारा भी इनको सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा आता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा आता है विलोपन विधि और लास्ट आता है वज्र गुणन विधि। अब देखो, अभी आपकी बुक्स में वज्र गुणन विधि हट गई है तो इसको मैं नहीं बताऊँगा मैं, बाकी ये तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफीय विधि के बारे में। अब देखो, ग्राफीय विधि के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे समीकरण लिख देता हूँ। मान लीजिए ये कोई दो चर वाली द्विघात समीकरण है, इसको मुझे ग्राफीय विधि से हल करना है।
तो क्या करेंगे, पहले तो हम 2 बॉक्स बनाएँगे। एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया, एक बॉक्स यहाँ पे बना दिया, क्योंकि 2 इक्वेशन हैं तो 2 बॉक्स बनाने होंगे। तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये ऊपर वाले इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x + 3y बराबर यहाँ पे है 6, और ये दूसरी वाली इक्वेशन के लिए 2x - 3y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा x और यहाँ पे मैं लिख दूँगा y, और साथ में इसको ग्राफ के द्वारा दिखाना है, तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू लिखेंगे 0 और दूसरी बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ, तो y का मान कितना आएगा? देखो, अगर मैं x यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 3y बराबर 6। तो y की वैल्यू आएगी, 3 को नीचे लेके आओ तो 6/3, जिसको कि मैं 2 लिख सकता हूँ। तो x बराबर अगर 0 होगा तो y बराबर 2 होगा, ठीक है? तो ये वाले पॉइंट हमें मिल गए 0 और 2। तो अब ग्राफ में मुझे देखना है 0 कहाँ पे है। देखो, x में हमें 0 जाना है, तो x में 0 जाने का मतलब 0 पे ही होगा, और y में हमें 2 जाना है पॉजिटिव का, तो 2 पॉजिटिव का यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0, 2 होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखो, x हमने 0 रख दिया, अब दूसरी कंडीशन में y को 0 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 0 लेता हूँ, तो y का मान 0 रख दूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + y अगर 0 है, तो 0 गुणा यहाँ पर 3 गुणा 0, ये हो जाएगा बराबर 6। तो x का मान हमारे पास यहाँ से 6 मिल रहा है। तो जब y 0 तो x हमारे पास 6 आएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट पॉइंट कौन सा है? देखो, x में हमें 6 जाना है, तो x में 6 जाने का मतलब यहाँ पे होगा, और y में 0 ही जाना है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये होगा हमारा 6, 0। देखो, ग्राफ देखना तो आपको आता ही होगा, पहले x जाते हैं उसके बाद y जाते हैं। तो पहले ये x की वैल्यू होती है, उसके बाद y की वैल्यू। यहाँ पे भी सेम टू सेम, पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। ऐसे नहीं करेंगे कि पहले y की लिख दी फिर x की लिख दी। अब देखो, इन दोनों को मिला देंगे, तो यहाँ से मैं एक लाइन डाल देता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है, ये है हमारी x + 3y बराबर 6 की। पहली कंडीशन ये होगी। सेम टू सेम दूसरी कंडीशन में भी ये करना है, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो। तो एक बार इसमें भी x 0 रख दो। देखो, यहाँ पे अगर x 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा x की वैल्यू 0 माइनस 3y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12। तो -3y बराबर होगा 12, तो y का मान निकल आएगा यहाँ से 12/-3। तो 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू होगी हमारे पास -4। तो x अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है -4। अब कौन सा पॉइंट होगा? देखो, x 0 है, मतलब x 0 पे ही आएगा, y -4 जाना है, तो -4 यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये 0, -4 होगा, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखो। अब मैं यहाँ पे y अगर 0 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 3 गुणा 0 बराबर होगा 12। तो ये 0 होगा तो 2x बराबर हो रहा है 12, तो x का मान निकलेगा 12/6। अब मैं 12/6 नहीं, सॉरी, 12/2, तो इसको काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ रही है 6। तब जब y 0 होगा तब x आ रहा है 6। अब x में हमें 6 जाना है, तो x में 6 प्लस का यहाँ पे होगा, और y में 0 जाना है, मतलब ये वाला पॉइंट, तो 6, 0 यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब इस वाले पॉइंट को भी मिला दो। अब देखो, जहाँ पे ये वाले पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यही हमारा आंसर होता है, ये हमारा उत्तर होता है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है हमारे पास 6, 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसको लास्ट में हल करके हमारे पास आ रहा है x बराबर 6 और y बराबर 0। अब अगर मैं इसको प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि के द्वारा सॉल्व करता हूँ, तो उत्तर यही आएगा, जो कि अभी हम आगे करेंगे, ठीक है? क्योंकि ग्राफ में कुछ और चीज़ें बची हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं, तब हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे लिख दी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब इसके लिए हम 3 इक्वेशन यहाँ पे बना देते हैं। पहली इक्वेशन ये वाली है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना करने का मतलब क्या है कि पहले लिखेंगे A1/A2 बराबर, फिर लिखेंगे B1/B2, फिर लिखेंगे C1/C2। तो ये 3 बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो, ये हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि क्या पता ये तीनों आपस में बराबर हों, या ऐसे भी हो सकता है कि केवल ये 2 बराबर हों। तो जब ये 2 बराबर होंगे तो यहाँ पे कट का निशान लग जाएगा, मतलब ये बराबर नहीं होंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि ये तीनों आपस में बराबर ना हों। देखो, केवल 3 ही कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों बराबर हों, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये 2 बराबर हों, और एक लास्ट कंडीशन ये हो सकती है कि तीनों आपस में बराबर ना हों।
अब देखो अगर ये वाली कंडीशन इसमें आती हैं, तो उस कंडीशन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो हमें समझना है। तो सबसे पहले अगर मैं ये जो पहली समीकरण है इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर मैं इनकी तुलना करूँगा तो ये है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो ये है हमारा A1, ये है हमारा A2। तो यहाँ पे A1 है 1, A2 है 3, ठीक है? बीच में बराबर का साइन लगा दो। यहाँ पे देखो B1 है -2, तो ये हो जाएगा -2, और B2 है 4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ठीक है? बराबर देखो C1 है हमारे पास 6 और C2 है हमारे पास -13, तो ये हो जाएगा -13। अब इसको और आगे हल करेंगे तो देखो इसको और छोटा मैं कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आ रहा है हमारे पास 1/3, एक आ रहा है यहाँ पे -1/2, और एक आ रहा है माइनस में 6/13। देखो माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात एक ही होती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ना तो ये वाले बराबर हो रहे हैं, ना ये वाले बराबर हो रहे हैं। ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, मतलब कौन-सी कंडीशन आ रही है? ये लास्ट वाली कंडीशन आ रही है जहाँ पे ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अब देखो जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? पहले इसको मैं जियोजेब्रा पे प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ। तो पहली समीकरण है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 6 बराबर है हमारे पास 0। तो ये हमारी पहली समीकरण बन गई या पहली लाइन बन गई, ठीक है? वैसे ही दूसरी समीकरण है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 13 बराबर 0। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी क्या बन गई? दूसरी लाइन बन गई, ठीक है? तो देखो पहले समीकरण की ये वाली लाइन है, इक्वेशन 1 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और दूसरी इक्वेशन की ये वाली लाइन है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कितने प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहे हैं? केवल एक प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। तो देखो ये वाली समीकरण का ग्राफ मैंने आपको अभी बताया कि इस प्रकार से इसका ग्राफ बन रहा है। अब इसका अगर मैं ग्राफी निरूपण लिखूँ, ग्राफी निरूपण का मतलब ये किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस प्रकार से यहाँ पे काट रही हैं। तो एक दूसरे के इस प्रकार से काटने का मतलब इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। तो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से है? ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित रेखाएँ ये हो जाएँगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके हल निकालूँ कि टोटल कितने हल निकलेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो जितनी बार ये एक दूसरे को काटते हैं उसके उतने ही हल निकलते हैं। जैसे ये वाली रेखाएँ इसको केवल एक ही बिंदु पे, ये वाले बिंदु पे काट रही हैं, तो इसका कितना हल निकलेगा? केवल एक हल निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे केवल एक हल। तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रतिच्छेदित रेखाएँ हैं और केवल एक हल निकलेगा। कब निकलेगा? जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगी। देखो पहली कंडीशन यहाँ पे सैटिस्फाई होती है, ठीक है? अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखो पहली समीकरण यहाँ पे कंप्लीट होती है। वैसे ही अब इस दूसरी समीकरण की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी सबसे पहले इनके अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2/4 बराबर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/6 बराबर, यहाँ पे -9 है और यहाँ पे -18 है, तो इनको बराबर कर दो। अब देखो इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये 1/2 होगा। इसको 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 9 से काट दो, तो यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1/2 बराबर आ रहा है 1/2 बराबर आ रहा है 1/2, मतलब ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तीनों कहाँ पे बराबर आ रहे हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, मतलब ये वाली कंडीशन अभी है। अब ये वाली कंडीशन होगी तो ग्राफ पे पहले ये वाली समीकरण को प्लॉट करके हम दिखाते हैं कि क्या इसमें आ रहा है। तो देखो समीकरण ये वाली है हमारे पास। तो पहली समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। पहली समीकरण हमने निकाल दी, यहाँ पे ये जो रेखा है ये पहली समीकरण की है। अब दूसरी समीकरण हमें दी है 4x प्लस 6y माइनस 18, तो ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा 0 के। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइनें एक ही जगह पे आ रही हैं। देखो एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको और मोटा कर दूँ, तो देखो एक ही के ऊपर ये दूसरी एक लाइन आ रही है। तो इसका अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, तो एक तो देखो रेड वाली लाइन है और दूसरी यही वाली लाइन आपको दिख रही होगी,
देखो अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाली लाइन है, और अगर मैं इस लाइन को ऑन कर दूँ तो देखो इसी के ऊपर आ रही है। अब इसी के ऊपर आने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो इसको समपाती रेखाएँ बोला जाता है। ठीक है? तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। तो देखो ये वाली जो समीकरण थी, उसका ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। अब क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो इसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होगा, इसको एक दूसरे के ऊपर जो लाइन आती है उनको समपाती रेखाएँ बोलते हैं। अब पहली चीज़ तो ये हो गई। अब बीजगणितीय निरूपण का मतलब यहाँ पे इसके टोटल कितने हल होंगे? तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये जो लाइनें हैं, जितनी बार एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे उतने हल निकलते हैं। जैसे यहाँ पे प्रतिच्छेदन रेखाओं में केवल एक हल निकल रहा था, क्योंकि एक ही बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रही थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो हर पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो कितने बिंदु हो जाएँगे? देखो बहुत सारे बिंदु हो जाएँगे, अनंत बिंदु हो जाएँगे। तो यहाँ पे इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? इसका अनेक हल होगा। ठीक है? अनेक हल, अनंत हल, कोई भी मतलब कुछ भी बता सकते हैं हम। तो ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि क्यों इसका अनेक हल होगा। तो देखो कब होगा अनेक हल? जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। इनका अगर मैं अनुपात निकालता हूँ, तीनों बराबर होते हैं, तो उसको हम समपाती रेखाएँ बोलते हैं, और इसके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखो दूसरी समीकरण भी हमने यहाँ से निकाल दी। अब लास्ट बचा यहाँ पे तीसरी समीकरण। तो एक काम कर दो, सबसे पहले इनका अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले 1/2, फिर बीच में बराबर लगा दो। यहाँ पे 2/4 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/4, फिर बराबर लगा दो। यहाँ पे है -4/12, ये -12 है सॉरी। अब मैं इसको हल करूँगा तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 4 से काटेंगे यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 3। तो ये हो रहा है हमारे पास 1/2 बराबर हो रहा है 1/2 बराबर 1/3। अब देखो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, बट ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसका मतलब कौन-सी कंडीशन आ रही है? देखो ये बीच वाली कंडीशन आ रही है। अब देखो जब बीच वाली कंडीशन आती है तो उसमें ग्राफ किस प्रकार से बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली समीकरण ये वाली है, दूसरी ये वाली है। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो पहली समीकरण ये वाली होगी हमारे पास, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण ये वाली होगी हमारे पास। देखो ये दोनों इक्वेशन लिख दी। अब आपको ये दोनों समीकरणें दिख रही होंगी कि ये एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल का मतलब एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। ठीक है? एक दूसरे के समांतर जैसे पटरी होती है, पटरी की दोनों रेखाएँ भी कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है? क्योंकि वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो लास्ट वाली समीकरण है, इसका ग्राफीय निरूपण यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है? अब देखो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो अगर मैं ग्राफीय निरूपण करूँ तो ये एक दूसरे के क्या आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है समांतर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राफ में किस प्रकार से दिख रही हैं ये एक दूसरे की समांतर हैं। तो इसका मतलब ये समांतर रेखाएँ हो जाएँगी। ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई। अब बीजगणितीय निरूपण का मतलब इसके कितने हल होंगे? जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि जहाँ पे रेखाएँ एक दूसरे को कट करते हैं, ये एक दूसरे पे मिलती हैं तो उसको मतलब जितनी बार मिलेंगी उतने हल होंगे। जैसे यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं तो केवल एक बार मिल रहे हैं तो एक हल। वैसे ही अगर एक दूसरे को ऊपर आ रही हैं तो बहुत सारे बार मिल रही हैं तो अनेक हल होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे एक भी जगह पे ये एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं तो इसके कितने हल होंगे? 0 हल होंगे। तो इसको लिखेंगे कोई हल नहीं। तो यहाँ पे मैंने तरीका भी आपको बता दिया, ठीक है? कि अनुपातों की अगर हम तुलना करते हैं, तो पहले अगर ये तीनों बराबर आती हैं, तो जो रेखाएँ होती हैं, वो एक दूसरे के संपाती होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आती हैं और अनेक हल होंगे। दूसरी कंडीशन में अगर ये स्टार्टिंग में ये 2 बराबर आते हैं और तीसरा बराबर नहीं आता है, तो वो समांतर रेखाएँ होंगी और कोई हल नहीं होगा। और लास्ट वाली कंडीशन में अगर ये तीनों बराबर नहीं होती हैं, तीनों बराबर नहीं होंगे या केवल अगर पहला वाला भी बराबर नहीं हो रहा है, तो बाद में इसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। केवल इन दोनों को अगर हम चेक करेंगे, ये दोनों बराबर नहीं हो रही है, तो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और केवल एक हल होता है उस कंडीशन में। तो ग्राफी विधि में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे ग्राफी विधि कंप्लीट होती है। इसके अलावा और ग्राफ में कुछ भी नहीं है। अब हम अगली बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की। तो ये वाली इक्वेशन से हमने ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व किया था। तो ग्राफ के द्वारा x का मान आ रहा था हमारे पास 6 और y का मान आ रहा था हमारे पास 0।
तो प्रतिस्थापन विधि से भी यही आंसर आएगा, विलोपन विधि से भी यही आंसर आएगा। मैं करके देख लेता हूँ। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मान लो ये समीकरण 1 है, ये मान लो समीकरण 2 है। अब देखो प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है दूसरी तरफ रखना, मतलब स्थापित करना। अब क्या स्थापित करेंगे, यहाँ पे आपको ये जो मान दिख रहे हैं ना, इनको स्थापित करेंगे। जैसे यहाँ से मैं चाहूँ तो x का मान निकाल सकता हूँ। x का मान निकालूँगा तो यहाँ पे स्थापित कर दूँगा, या आप यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकाल के यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। वैसे ही y का मान भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ पे भी रख सकते हैं। वैसे ही यहाँ से निकाल के यहाँ पे भी रख सकते हैं। मतलब आप कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई सा भी मान रख सकते हैं, केवल एक मान रखना है। तो जैसे समीकरण 1 है हमारे पास, x + 3y = 6। तो यहाँ से एक काम कर दो, x का मान निकाल दो। तो इसको मुझे हटाना होगा, तो इसको दाईं तरफ ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा x = 6 और यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में 3y। अब x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये समीकरण 1 का है। अब इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखना भी होगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये वाली है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, x की जगह पे ये लिखेंगे। तो देखो बाहर 2 है, अंदर ये हो जाएगा 6 - 3y और साथ में यहाँ पे आगे है -3y बराबर ये हो जाएगा 12। अब 2 का गुणा देखो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 × 6 -2 × 3 साथ में y -3y बराबर ये हो जाएगा 12 के। अब 6 × 2 तो ये हो जाएगा 12, 3 × 2 ये हो जाएगा 6y और साथ में माइनस में 3y बराबर ये होगा 12। अब देखो 6y ये है, 3y ये है, दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पे ये आपस में जुड़ जाएंगे, बट साइन माइनस का रहेगा। तो 6 और 3 ये हो जाएगा 9y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12। अब एक काम कर दो, एक तरफ मुझे केवल y चाहिए, तो बाकी सारी वैल्यू हटानी होगी, तो 12 को पहले इधर लेके आओ। तो ये हो जाएगा -9y बराबर 12 - 12। तो 12 - 12 तो 0 होता है, तो -9y बराबर होगा 0। इसको भी नीचे लेके आओ, तो y बराबर 0/-9। अब 0 में कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है, तो y का मान हमने यहाँ से निकाल दिया, 0 आ रहा है। तो देखो ग्राफ से हमने इसको सॉल्व किया था, तब भी हमारा 0 ही आ रहा था। अब क्या करेंगे, y का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस बार समीकरण 1 में रखता हूँ, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में माना रखते हैं, तो ये समीकरण 1 है हमारे पास, x + 3y बराबर ये है 6। y का मान 0 है, तो ये हो जाएगा x + 3 × 0 बराबर ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो देखो x का मान 6 आ रहा है, y का मान 0 आ रहा है, वही चीज़ हमने यहाँ से निकाली। तो ऐसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है? अब लास्ट में आती है विलोपन विधि। अब देखो विलोपन विधि का मतलब जैसे नाम ही से पता लग रहा है, विलोपन का मतलब किसी भी चीज़ को विलुप्त करना। विलुप्त करना मतलब हटाना। अब यहाँ से हम कुछ भी हटा सकते हैं, जैसे अगर मुझे x को यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे सेम टू सेम जैसे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो सबसे पहले ये नंबर बराबर होने चाहिए, तभी हम x को हटा सकते हैं। वैसे अगर मुझे y को हटाना है, तो यहाँ पे नंबर बराबर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे y को हटाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि नंबर ऑलरेडी बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इनको हटाता हूँ, तो क्या करना होगा, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब अलग-अलग साइन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो पहले इसको माइनस करते हैं हम। तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएँगे। तो 2 ये है, 1 ये है, तो ये हो जाएगा 3, साथ में x है, तो x बराबर ये भी जुड़ जाएँगे, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आपस में जुड़ेंगे, तो 6 + 12 हो जाएगा हमारे पास कितना, 12 6 18। अब 3 को नीचे लेके आएँगे, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 18/3, तो 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो देखो x का मान यहाँ से भी 6 ही आ रहा है, यहाँ से भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और जो हमारी ग्राफी विधि है वहाँ से भी 6 ही आ रहा था, ठीक है। अब x का मान इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे अभी मैं समीकरण 2 में अगर रखता हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणा x की जगह पे 6 होगा, -3y है तो 3y बराबर ये हो जाएगा 12 के। तो 6 गुणा 2 ये हो जाएगा 12 -3y बराबर 12। अब y की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आएंगे, तो -3y बराबर ये हो जाएगा 12 - 12। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो -3y बराबर होगा 0। इसको नीचे लेके आएंगे तो y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y यहाँ से भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा था और यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल कर दिया, विलोपन विधि के द्वारा भी इसको हल कर दिया।
विलोपन विधि में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ये चीज़ें बराबर करनी है। जैसे अगर मैं इसको अगर हल करूँ, x से अगर मैं इसको हल करता हूँ, तो पहले यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें पहले मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है ना, तो 2 बनाना होगा। तो 2 कैसे बनाऊँगा मैं, अगर इसको 2 से गुणा करता हूँ, तो 2 का गुणा इन सब में होगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे भी 2 का गुणा होगा तो 3 गुना 2 ये हो जाएगा 6y। और यहाँ पे भी 2 का गुणा होगा तो 6 गुणा 2 ये हो जाएगा 12। अब आपको दिख रहा है ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो मैंने आपको बोला ना कि एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, तो इसको माइनस बनाना होगा। तो जो प्लस का है उसको माइनस बनाएँगे, जो प्लस का है वो भी माइनस, जो प्लस का है वो भी माइनस। मतलब अलग उल्टा साइन आएगा, जैसे यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस 2x माइनस 2x ये आपस में कट जाएगा। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये तो आपस में जुड़ जाएँगे बट साइन माइनस का रहेगा, तो 6 और 3 ये हो जाएगा 9। साथ में y है तो y। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इससे ये कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ से भी y की वैल्यू आ रही है 0। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणा y का मान 0 बराबर ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 6। ठीक है? तो कहीं से भी करो, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, आंसर हमेशा एक ही आने वाला है। तो इस प्रकार से हमने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के बारे में भी सीख लिया।